जेम्स रोलैंड एंजल अपनी फेमस बुक साइकोलॉजी एंड इंट्रोडक्टरी साइंस स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस साइकोलॉजी एंड इंट्रोडक्टरी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन कॉन्शियस साइकोलॉजी एंड इंट्रोडक्टरी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। इस बुक में उन्होंने डिस्टिंग्विश किया फंक्शनल और स्ट्रक्चरल साइकोलॉजी को और 3 पॉइंट्स बनाए। फंक्शनल साइकोलॉजी मेंटल ऑपरेशंस पे ज़्यादा फोकस करती है रादर देन द एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर पे। ठीक है, एंजल का बड़ा सिंपल सी बात थी, उन्होंने कहा कि हम तो मेंटल ऑपरेशंस की बात करते हैं फंक्शनलिज्म में रादर देन द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस, राइट। फंक्शनलिज्म इज साइकोलॉजी ऑफ यूटिलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या पर्पस सर्व कर रही है वो फंक्शनलिज्म का मेन फोकस है। मेंटल प्रोसेसेस मीडिएट करते हैं बिटवीन द नीड ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट। सो मेंटल फंक्शंस कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को ही फैसिलिटेट कर रहे हैं। सो उनके अकॉर्डिंग, फंक्शनलिस्ट के अकॉर्डिंग, मेंटल प्रोसेसेस मीडिएट कर रहे हैं बिटवीन द नीड ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द आउटसाइड इन्वायरमेंट। सो मेंटल फंक्शंस उसको सर्वाइव करने में, बेटर ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। बिहेवियरल हैबिट्स फैसिलिटेट स्मूथ एडजस्टमेंट टू द नोन एनवायरनमेंट बट व्हेन कन्फ्रंटेड विद नॉर्मल सिचुएशन। वेरी सिंपल, देखो कितना अच्छे से बताया। बिहेवियरल हैबिट्स जो होती हैं हमारी, वो स्मूथ एडजस्टमेंट को फैसिलिटेट करती हैं और हमें एक्स्ट्रा अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती उन सेम चीज़ों पे। बट फिर अगर हमें किसी नई नोवल सिचुएशन दे दी जाए तो वहाँ पर भी हम अच्छे से कोई नई सिचुएशन में मेंटल प्रोसेसेस लगा के अपने अडेप्टेशन को एड करते हैं और वहाँ सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। तो फंक्शनलिज्म इज़ अ साइकोलॉजी ऑफ टोटल रिलेशनशिप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द एनवायरनमेंट। ये फंक्शनलिस्ट स्कूल पूरी तरह रिलेटेड है, टोटल रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म का टू द एनवायरनमेंट। फंक्शनलिज्म इज़ अ साइकोलॉजी ऑफ द टोटल रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू द एनवायरनमेंट। माइंड और बॉडी कैन नॉट बी सेपरेटेड। माइंड बॉडी सेपरेट नहीं है, दे एक्ट एज अ यूनिट इन अ ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। ये दोनों इकट्ठे चलते हैं, एज ए यूनिट काम करते हैं इन ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल। तो यहाँ मोलर रादर देन मॉलिकुलर अप्रोच पे एम्फसाइज किया गया है और उनके टेन्योर के दौरान ही स्कोप ऑफ फंक्शनलिस्ट साइकोलॉजी बढ़ा और एनिमल बिहेवियर, चाइल्ड साइकोलॉजी, हैबिट फॉर्मेशन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बियॉन्ड द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस गया और ये सब चीज़ें भी स्टडी की गई साइकोलॉजी में। सो टू समराइज, फेमस पब्लिकेशन में साइकोलॉजी एज एन इंट्रोडक्टरी साइंस ऑफ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस में 3 डिस्टिंग्विश मेजर पॉइंट्स बताए। फंक्शनल स्ट्रक्चरल साइकोलॉजी में फंक्शनल साइकोलॉजी मेंटल ऑपरेशंस पे फोकस करती है, जबकि स्ट्रक्चरल साइकोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मेंटल एलिमेंट्स पे फोकस करती है। फंक्शनल साइकोलॉजी इज़ मोर कंसर्न विद द यूटिलिटी ऑफ द कॉन्शियसनेस, है ना। मेंटल प्रोसेसेस उनके अकॉर्डिंग नीड ऑफ द ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में एक सेतु है, एक मीडिएटर है। ठीक है, मेंटल फंक्शंस हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म को टू सर्वाइव। ऐसे ही हैबिट्स जो हैं वो स्मूथ एडजस्टमेंट को, नोन एनवायरनमेंट में स्मूथ एडजस्टमेंट फैसिलिटेट करती हैं और अननोन एनवायरनमेंट में मेंटल ऑपरेशंस हमारी हेल्प करते हैं इन अडेप्टेशंस। तो फंक्शनलिज्म इन साइकोलॉजी ऑफ टोटल रिलेशनशिप ऑफ फंक्शनलिज्म एक साइकोलॉजी है ऑफ टोटल रिलेशनशिप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू द एनवायरनमेंट। तो फंक्शनलिज्म साइकोलॉजी है जहाँ हम टोटल रिलेशनशिप देख रहे हैं ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ। माइंड और बॉडी सेपरेट नहीं हो सकते, दे एक्ट एज अ यूनिट इन अ ऑर्गेनिज्म्स स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। मॉलिकुलर अप्रोच के स्थान पर मोलर अप्रोच इस्तेमाल हुई है। उन्हीं के टेन्योर के दौरान फंक्शनलिस्ट साइकोलॉजी का स्कोप बढ़ के एनिमल, चाइल्ड, हैबिट फॉर्मेशन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे तक पहुंचा, कॉन्शियसनेस की स्टडी के बियॉन्ड गया। द लास्ट टॉपिक इज़ कि ये हार्वे कार्प, ठीक है। अंडर हिज फंक्शनलिज्म फ्लरिश्ड इन यूएस विद हिज टेक्स्ट बुक साइकोलॉजी ए स्टडी ऑफ मेंटल एक्टिविटी। उनकी पॉपुलराइजेशन कैसे हुई?
इस बुक से साइकोलॉजी अ स्टडी ऑफ मेंटल एक्टिविटी की स्टडी, ठीक है. His definition of psychology was also a study of mental activity. Psychology mental activity की study है. कार भी concerned थे with what behavior is for, right? behavior का क्या is for क्या है, क्या function है. He was interested in the sequence of mental activity जो concerned थे acquisition, fixation, retention, organization and then evaluation of experience से. तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड किस चीज़ में थे? ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन सीक्वेंस ऑफ मेंटल एक्टिविटी. मेंटल एक्टिविटी के सीक्वेंस में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे. ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन द सीक्वेंस ऑफ मेंटल एक्टिविटी. ही वॉज मोर कंसर्न विद एक्विजिशन, फिक्सेशन, रिटेंशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड देन इवेलुएशन. अटेंट किया, अटेंशन हो गई, एक्विजिशन हो गई, फिक्सेट किया उस आइडिया पर, रिटेन किया उसको, and then organization and then last में evaluation of experience. फिर उनकी utilization in guiding of the conduct rather than the mental processes. So he was more interested in the sequence of mental activity concerned with acquisition, fixation, retention, organization, evaluation and then utilization in the guidance of conduct rather than the mental processes. He emphasized on motor responses, adaptive activity and motivation. So उन्होंने motor responses को भी study किया कार ने, and then adaptive activities, motivation, इन सब चीज़ों के बारे में बात की. He emphasized on motor responses, adaptive activities and motivation. He recognized कि subjective, objective, introspective methods तीनों ज़रूरी हैं psychology के लिए. He was influenced by Darwin's theory and believed that both perception and behavior to be an adaptive act. Perception हो चाहे behavior हो, दोनों एक adaptive act हैं, एक continuous process है which cannot be analyzed into its element. यहाँ इनको behavior या perception को आप analyze नहीं कर सकते elements में, ये एक adaptive act है because how the environment is perceived determined by how the individual responds to it. इंडिविजुअल कैसे परसीव कर रहा है इन्वायरमेंट को, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है उस चीज़ को, ठीक है. अडेप्टिव एक्ट इन्वॉल्व करता है एक मोटिवेटिंग स्टिमुलस विच मे बी इंटरनल ड्राइव या एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई की प्रेजेंस. तो मोटिवेटिंग स्टिमुलस क्या होगा? अडेप्टिव एक्ट इन्वॉल्व करता है एक मोटिवेटिंग स्टिमुलस होना चाहिए, राइट. इंटरनल ड्राइव होनी चाहिए, एक्सटर्नल स्टिमुलाई या तो प्रेजेंट होना चाहिए. A sensory situation which persists until the individual response. एक sensory situation होनी चाहिए जो persist करती है जब तक individual respond ना कर दे तब तक. A sensory situation which persists until the individual response. Motivating stimulus, internal drive या external stimuli होना चाहिए. एक sensory stimulus भी present होना चाहिए जो persist करती है तब तक जब तक individual उसकी तरफ respond ना कर दे. फिर है रिस्पॉन्स जो ऑल्टर करता है सिचुएशन को और सेटिस्फाई करता है उस मोटिवेशनल कंडीशन को, ठीक है. एक रिस्पॉन्स हम देते हैं जो ऑल्टर कर रहा है उस सिचुएशन को एंड इट इज़ सेटिस्फाइंग द मोटिवेटिंग कंडीशन. एंड अडेप्टिव एक्ट की दो स्टेजेस हैं. पहली प्रेपरेटरी स्टेज जहाँ अटेंटिवनेस एडजस्टमेंट हो रही है विच लीड्स टू मोर एफिशिएंट परसेप्शन बाय एक्सक्लूडिंग इररेलेवेंट एंड डिस्ट्रैक्टिंग स्टिमुलाई. तो यहाँ आप अटेंटिव एडजस्टमेंट कर रहे हो प्रेपरेटरी स्टेट में, तो ज़्यादा एफिशिएंट परसेप्शन है बाय एक्सक्लूडिंग द इररेलेवेंट एंड द डिस्ट्रैक्टिंग स्टिमुलाई को एक्सक्लूड किया जा रहा है. इररेलेवेंट स्टिमुलाई को एक्सक्लूड किया जा रहा है और अटेंशन एडजस्टमेंट जो है वो दी जा रही है टू बी मोर एफिशिएंट परसेप्शन बाय या preparatory stage में you just make sure that this is the thing that you have to attend to, attentive adjustment, and it leads to more efficient perception. और ज़्यादा efficient perception होती, irrelevant distracting stimuli बाहर निकाल देंगे आप. Response stage which is an adaptive act itself. तो response stage क्या होता है? एक adaptive act होता है अपने आप में response stage, right? आप adapt कर रहे हैं. तो फंक्शनलिज्म एज ए सिस्टम डिफाइन साइकोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ मेंटल एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू हावेगार.
मेंटल एक्टिविटीज़ इम्पॉर्टेंट भी हैं. So the postulates that though never explicitly stated, behavior intrinsically adaptive और purposive होता है. तो obviously the behavior is purposive. All sensory stimuli affect behavior, not just motives. सारे ही स्टिमुलाई अफेक्ट करते हैं बिहेवियर को, ना केवल मोटिव. नो रिस्पॉन्स अकर्स विदाउट स्टिमुलस. एक्टिविटीज इनिशिएटेड बाय स्टिमुलस. कोई भी रिस्पॉन्स बिना स्टिमुलस के नहीं होगा. एक्टिविटी इनिशिएट ही होती है स्टिमुलस के द्वारा. ईच रिस्पॉन्स मॉडिफाइज द सिचुएशन. बिहेवियर इज एसेंशियली अ कॉन्टिन्यूस एंड अ कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस. हर रिस्पॉन्स मॉडिफाई करता है सिचुएशन को. बिहेवियर एक कॉन्टिन्यूस और कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है. Each response modifies the situation. Behavior is essentially a continuous and a coordinated process. एक्सपेरिमेंटेशन प्रेफर्ड मोड ऑफ स्टडी है. नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन को भी कभी कभी कंसिडर किया जाता है. इंटरैक्शनिस्ट व्यू माना गया माइंड बॉडी का. बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव डेटा इज एक्सेप्टेड एज द सब्जेक्ट मैटर. जब तक कि वो पर्पस को सर्व कर रहा है, अडाप्ट करने में हेल्प कर रहा है इन्वायरमेंट को, तब तक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा दोनों को एक्सेप्टेबल माना गया. लास्ट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट. वेग एंड शिफ्टिंग यूज ऑफ द टर्म फंक्शनलिज्म. ये स्कूल ऑफ थॉट कभी एज अ स्कूल ऑफ थॉट आया ही नहीं, मतलब स्कैटर्ड रहा ना हर किसी के व्यू. वेग और शिफ्टिंग यूज है इस टर्म फंक्शन का. फंक्शन का मतलब कईयों के लिए एक्शन है. In a mathematical sense, to indicate a functional relationship is cause and effect relation. कार ने एडमिट किया कि believing the second usage of the term incorporates the first. यहाँ प्योर और अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजी को कभी भी डिस्टिंग्विश नहीं किया गया इस फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट में. It was criticized for being an abstract statement of principle rather than well articulated. नहीं है स्कूल ऑफ थॉट एक abstract comprehensive है. It is criticized for its eclecticism, जो pragmatism है यहाँ उसके लिए इसे criticize किया गया काफ़ी. Contribution, its contribution to the narrowness of structuralism increased the scope of psychology. जो narrowness है structuralism में उससे psychology का scope बढ़ा है. ठीक है. एक्सपेरिमेंटली इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू डाइवर्स फील्ड्स. काफ़ी अलग अलग फील्ड्स में कंट्रीब्यूट किया है एक्सपेरिमेंटली इसने. लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, परसेप्शन, एनिमल साइकोलॉजी. इट वाज द एंटीसीडेंट क्योंकि इसके रिएक्शन से बिहेवियरिज्म आया है. सो अमेरिकन साइकोलॉजी स्टिल प्रिवेल्स. दैट्स व्हाट इट मीन्स.